बाद उसकी जिंदगी में काफी बड़ा इनकलाब आएगा। लेकिन प्रगति ने तो कभी शादी न करने का फैसला किया था। हाँ, पर हो सकता है कि राजेश की मोहब्बत के आगे झुककर उसने फैसला बदल लिया। तो इसका मतलब मोहब्बत इंसान को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर सकती है। इसके बारे में तो प्रगति से मिलने के बाद ही मालूम पड़ सकता है। करण, क्या तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? क्या तुमने मेरी आंखों में झांक कर कभी नहीं देखा? क्या तुमने मेरे दिल की धड़कन को कभी नहीं सुना? तुम्हें इस खामोशी में कोई फरियाद सुनाई नहीं देती? कुसुम, जिन हालात में प्रगति है उन हालात में तुम तो नहीं हो। तुम दोनों के हालात में बहुत फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है मेरे और प्रगति के हालात में। प्रगति आज शायद जिन हालात में है वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती है, मगर मेरे माँ बाप ने मेरी जिंदगी का फैसला करने में ये भी नहीं सोचा कि जिसके साथ मेरी शादी होने जा रही है वो क्या है, वो कौन है। करण, मैंने अपनी माँ बाप की मर्जी के मुताबिक वही किया जो उन्हें मंजूर था। मैं दुल्हन बनकर डोली में बैठ गई और वो डोली जा पहुंची रतनपुर की हवेली में। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर जिसके साथ 7 फेरे लिए, कारण मैंने देखा कि मेरी तमाम वफादारियों के बावजूद मुझे वो हक नहीं मिला जो एक औरत को मिलना चाहिए। मेरी मांग में सिंदूर तो था, मगर मेरी मांग में सिंदूर भरने वाला कभी मेरा ना हो सका। मैं उसकी बेवफाई देखती रही, मगर पुरानी परंपराओं और मर्यादाओं को जो सिर्फ औरत के लिए बनाई जाती है, मैं उसे सहती रही, खामोशी से सब कुछ सहती रही। करण, औरत तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो मां ना बन जाए। मैंने सोचा कि शायद मां बन जाने के बाद मैं ये सारे दुख भूल जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझसे मां बनने का हक भी छीन लिया गया और इसका जिम्मेदार सिर्फ वही था। और ये सब हो जाने के बावजूद मैं बस कुंवारी ही रही। कुसुम, ये तुम क्या कह रही? हाँ करण, तन का ब्याह हो जाने से मन का कुंवारापन खत्म हो जाए ये जरूरी तो नहीं है। अब इस मायूस जिंदगी का सहारा सिर्फ तुम हो करण। कुसुम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम उस आंधी की तरफ बढ़ रही हो जो आंधी सब कुछ अपने अंदर समेट कर उसे तबाह कर देती। आंधी तो आ चुकी है करण, और मैं पूरी तरह से उस आंधी की जद में हूँ। अगर ऐसे में मुझे सहारा नहीं मिला तो मेरी बर्बादी तो यकीनी है। करण, मुझे अपने से दूर मत करो। मुझे इस बात का एहसास मत दिलाओ कि मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। नहीं कुसुम, नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम उन औरतों में से हो जो अपनी तरफ आते हुए तूफान को अपने अंदर समेट लेती। तुम्हारे कदम नहीं डगमगा सकते, तुम किसी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। लेकिन कुसुम, जो हालात हैं और एक औरत होने के नाते दुनिया तो तुमसे सवाल करेगी। हाँ, और इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा करण। और ये समझ लो कि जवाब देने का वक्त आ गया है। और अगर मैं जवाब ना दे सका तो? नहीं करण, इस संसार के तुम पहले और आखिरी इंसान हो जिसे मैंने अपने दिल की गहराइयों से प्यार किया है। करण, मेरे इस प्यार को बदनाम मत होने दो। बस मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से इतना ही सुनना चाहती हूँ कि तुम भी मुझे
कुसुम, अगर अगर मुझ में किसी तरह की झिझक थी तो वो सिर्फ तुम्हें लेकर थी, लेकिन आज मैं उस झिझक को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। मैं तुम्हारे प्यार को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। करण, अगर तुम मेरे साथ हो तो ना ही मेरा प्यार बदनाम होगा और ना मैं। विनोद, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी परेशानी जानने के लायक नहीं हूँ? मनाली, तुमसे किसने कहा है कि तुम मेरी परेशानियां नहीं बांटती हो? मैं जब भी परेशान होता हूँ तो तुम्हें देखकर अपनी सारे गम, अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। तो ऐसा कुछ करो कि मैं हर दम, हर पल तुम्हारे पास रहूं, ताकि कोई गम, कोई परेशानी मेरे विनोद को छुए तक नहीं। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मेरे इतने करीब आ जाओ कि मैं तुम्हें अपने दिल में, अपनी आंखों में, अपनी रूह की गहराइयों में महसूस कर सकूं। और मनाली, इतने करीब आने के लिए एक छोटी सी रस्म है जो तुम्हें अदा करनी होगी। कौन सी रस्म है? तुम भी जानती हो मनाली? जानती तो हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा हर लफ्ज मेरी जिंदगी का फैसला है। मनाली, अपनी जिंदगी का फैसला तो हो चुका है, बस अग्नि के 7 फेरे बाकी रह गए हैं। नहीं विनोद, ये काम इतना आसान नहीं है। तुम्हारे बीवी के होते हुए हम विवाह के बंधन में इतने आसानी से नहीं बन सकते। मनाली, कुसुम मेरी जिंदगी से इतनी दूर जा चुकी है कि उसका मेरी जिंदगी में वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। और मनाली, तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो। अब कुसुम मेरी जिंदगी में वापस आना भी चाहे तो क्या विनोद? मनाली, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं मनाली, कुछ भी। सच? सच विनोद? हाँ मनाली, सच। ओह विनोद! वाह विनोद ठाकुर, वाह। तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर आई भी हो तो दरवाजे पर नॉक करके आना चाहिए था तुम्हें। विनोद ठाकुर, अगर नॉक करके आती तो तुम्हारे कमीनेपन और नीचता का तमाशा कैसे देखती? मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि तुमने यहाँ क्या देखा है। हाँ, जब बेशर्मी का पेड़ सर पर उग जाए तो इंसान यही सोच कर बैठ जाता है, तुम्हें किसी की क्या परवाह? मगर तुम यहाँ आई क्यों हो? क्या है ये? खुद ही पढ़ लो और पढ़ने के बाद इस पर दस्तखत भी कर दो। मैं इन पेपर्स पर हरगिज दस्तखत नहीं करूंगा। विनोद ठाकुर, ये पेपर्स मैं वकील के जरिए भी भिजवा सकती थी, मगर इसे मैं यहाँ खुद लेकर आई हूँ ताकि तुम देख लो कि मैं पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल हो गई हूँ। और तुम्हें याद है, मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि अगर मैं अपाहिज ही बनी रहूं तो अच्छा है, वरना जिस दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल हो गई
उस दिन तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। और तू मुझे अपनी औकात दिखाने आई है। मेरी औकात तो तूने अभी देखी नहीं है विनोद ठाकुर, मगर मैंने यहाँ आके तेरी घटिया औकात देख ली है। आज जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ, ये काम तो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। मुझे अपनी जिंदगी के उन बीते हुए दिनों पर अफसोस है जो मैंने पत्नी बनकर तेरे साथ गुजारे हैं। मैं तो एक हिंदुस्तानी लड़की बनकर अपनी परंपराओं को निभाती रही, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं अपनी जिंदगी एक इंसान के साथ नहीं बल्कि एक जानवर के साथ गुजार रही हूँ। कुसुम, तेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। करण, छोड़ दे मेरा हाथ, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं विनोद ठाकुर, अब ये बात तेरे बस में नहीं है। अब तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं तो तेरा ये हाथ तोड़ देना चाहता हूं जो एक औरत पर उठा। ये मेरा और कुसुम का मामला है। नहीं, आज के बाद ये तेरे और मेरे बीच का मामला है। मैं तुझे किसी भी औरत पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं दूंगा, और कुसुम पर हाथ उठाने का हक तो बहुत पहले खो चुका है। और ये हाथ जो कुसुम पर उठा है ना, आज मैं इसे तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा। सुना तूने? मैं इसे तेरे जिस्म से अलग कर दूंगा। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे पर हाथ उठाए, मैं तेरा ये हाथ ही तोड़ दूंगा। नहीं कुसुम, इस खून को बह जाने दो। ये एक शरीफ और इज्जतदार आदमी का खून है। निकल जाने दो इस खून को, वरना ये खून मेरे जिस्म में बहने वाले उस नाचने वाली के खून को भी गंदा कर देगा। कमीने हरामजादे, तू मेरे खून को गाली दे रहा है? बस रोक लो अपना हाथ, वरना ठाकुर साहब, ये मत भूलिए कि मैं वो तमाम रिश्तों को तोड़ चुकी हूँ जो मुझ पर हुक्म चलाने का अधिकार देते थे आपको। ठाकुर साहब, ये बात यही खत्म नहीं हुई है। करण के इस खून की एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को, और इसका हिसाब मैं लूंगी तुमसे। चलो करण। बाबूजी,
तूने देख लिया अपनी करनी का नतीजा। आज जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। जिस तरह कुसुम यहां से चली गई है, अगर उसके बढ़ते हुए कदमों को ना रोका गया तो तुम्हारे साथ साथ हम और हमारा खानदान भी एक तमाशा बन जाएगा। कुसुम के बढ़ते हुए कदमों को अब रोकना ही पड़ेगा। अब क्या होगा? तुम फिक्र ना करो मनाली। वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहता हूं। उन जालिमों को तो खून बहाने में ही मजा आता है। वो इस सबको खेल समझते हैं। नहीं प्रगति, ये खून एक दिन रंग लाएगा। ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि विनोद ठाकुर ने ये मांग सिंदूर से भरी थी और उसने कई बार ये मांग को लहू लुहान भी किया है। इसलिए आज मैं विनोद ठाकुर से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। और ठाकुर साहब ने करण का जो आज लहू बहाया है, मैं इसी लहू से अपनी मांग भरूंगी। कुसुम, औरत मर्दों के जिस समाज में जकड़ी हुई है ना, उसके लिए इन जंजीरों को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो पुरानी परंपराओं की बेड़ियां हैं जो हमारे पैरों में पड़ी हुई हैं। इन बेड़ियों की वजह से खून रिश्ता भी रहे तो समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर औरत आह तक करती है ना, तो बदनामी का शोर मच उठता है, जिसमें औरत के जख्मों को नहीं देखा जाता बल्कि उसकी आह को पाप समझा जाता है, उनसे सजा दी जाती है। ऐसी सजा तो औरतों को सदियों से दी जा रही है, सहनी हुई है। औरत न जाने कितने जख्म, कितने घाव सह लेती है,
लेकिन वो उफ। प्रगति, जिस राह पर मैं निकल पड़ी हूं, उस राह से अगर मुझे कोई वापस ला सकता है तो वो सिर्फ मौत है। कुसुम, जो कदम तुमने आज उठाया है ना, वो हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों औरत के लिए एक मिसाल है। उन औरतों के लिए जिन्हें शादी के पवित्र रस्म में बांधकर उन मर्दों के हवाले किया जाता है जिन्हें इस रस्म की पवित्रता के लिए ना ही कोई इज्जत है और ना ही सम्मान। ये कदम उन मर्दों के लिए चुनौती है जो शादी के नाम पे लाई गई औरत को बिन तनख्वाह की नौकरानी समझते हैं, उन्हें पैर की जूती समझते हैं। वो तो अपनी इज्जत की दुहाई देकर औरतों को जलाते हैं। वो कमीने अपनी पत्नियों का बलात्कार करते हैं और वो बेबस और मजबूर औरतें मर्यादा के नाम पर, परंपरा के नाम पर घुटती रहती हैं, चलती रहती हैं और फिर एक दिन या तो वो खुदकुशी कर लेती हैं या फिर उनके दरिंदे पति का गला घोटकर उन्हें मार देते हैं। कुसुम, तुमने आज जो कदम उठाया है वो बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। अगर इस कदम से उन शैतान नुमा पतियों को सबक मिल सकता है या उन बेबस और मजबूर लड़कियों की जिंदगी बच सकती है, तो इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ कुसुम, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। ये तो सदियों से दबी हुई वो आग है जो तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है, और अगर इस आग से तुम इन दकियानूसी परंपराओं की चिता जला सकती हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, इस आग को लेकर एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है मुझे, मगर इसके साथ साथ हमें करण की हिफाजत का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस कदम से करण की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुसुम, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। नहीं करण, अब तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, और भगवान गवाह है कि जो हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ेगा मैं उस हाथ को काट के रख दूंगी। जो कदम तुम्हें मिटाने के लिए बढ़ेंगे मैं उन कदमों को काट दूंगी। जो आंख तुम्हें खत्म करने को देखेगी मैं उस आंख को फोड़ दूंगी। करण, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है। कुसुम, मैंने इतिहास में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त के जमाने में एक महान नारी ने जन्म लिया था। उस नारी का नाम गुरुस्वामिनी था। गुरुस्वामिनी का पति बहुत ही दुष्ट और कमीना इंसान था। वो अपने दुश्मनों के हाथ अपनी पत्नी का सौदा करना चाहता था, लेकिन गुरुस्वामिनी ने अपने पति के नाम का सिंदूर अपने माथे से पोंछकर अपने पति को धिक्कार कर चंद्रगुप्त से शादी कर ली। कुसुम, तुम आज के जमाने की गुरुस्वामिनी हो। तुमने उसी पुरानी परंपरा का निर्वाह किया।
और मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें जो कुछ भी करना है कानून के दायरे में करना है, क्योंकि गुरु स्वामिनी के जमाने में चंद्रगुप्त का कानून चलता था। जगती, मैं तो अतीत के सड़े गले और दकियानुसी परंपराओं को तोड़ रही हूँ। मैं कोई कानून तो नहीं तोड़ रही, बल्कि मैं तो सोए हुए कानून को जगाना चाहती हूँ, जो कि मर्दों के अत्याचारों को आंख बंद करके देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो गौर से देख लो इन पेपरों को। कुसुम करण के साथ मिल चुकी है और अब वो खुल्लम खुल्ला बगावत पर उतर आई है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं हो सकता? ठाकुर विनोद कुसुम के मामले में कसूरवार हैं। वो इतने दिनों से मायके आई हुई है, लेकिन वो एक बार भी उसे लेने नहीं आया। जो कदम आपको उठाना चाहिए था वो आपकी बेटी ने उठाया है, और आप उसका साथ देने के बजाय इन लोगों का साथ दे रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है भूपेंद्र कि तुम अपनी बेटी के इस गलत कदम को रोकने के बजाय उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हो। भूपेंद्र, तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी बेटी के साथ साथ दोनों खानदानों को बर्बाद करके रख देगी। ठाकुर साहब, मुझे खानदान या बिरादरी की नहीं, अपनी बेटी कुसुम की बर्बादी की फिक्र है। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मेरी बेटी ससुराल गई तो बर्बाद हो जाएगी। तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रही हो? भाई साहब, ये बिल्कुल होश में है। जो कुछ कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ठकुराइन, तुम यहाँ? जी हाँ, फिलहाल तो मैं आपकी जमानत का इंतजाम करके आ रही हूँ। करण का सर फोड़कर जिस तरह तुमने लहूलुहान किया है और जिस तरह तुमने कानून को तोड़ा है, उस जुर्म में तुम्हें पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती थी। ठकुराइन, मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। ठाकुर साहब, ये हमारे घर आई हैं और इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ठाकुर साहब, आप अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने इस पेपर को पढ़ा है? ठकुराइन, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या कुसुम की मर्जी में तुम्हारी मर्जी भी शामिल है? ठाकुर साहब, औलाद की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। इसका मतलब यह हुआ समझन कि आप इस रिश्ते को तोड़ने का ऐलान कर रही हैं। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप भाई साहब? कुसुम आपकी बहू थी। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या कभी आपने उसके साथ बहू के रिश्ते को निभाया? विनोद ठाकुर उसका पति था। आप ही कहिए, क्या कभी आपने देखा उसे पति के रिश्ते को निभाते हुए? आपने और आपके बेटे ने उसके साथ ऐसा रिश्ता निभाया है कि जिस रिश्ते ने उसे मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब हमारी बेटी जो भी फैसला करेगी, हम उसे नहीं रोकेंगे। तुम चुप रहो खुदा। इस घर की चार दीवारी में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। कुसुम मेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकती। वो वही करेगी जो मैं चाहता हूँ। मुझे जो करना था उसकी शुरुआत मैं कर चुकी हूँ। आपने मेरे बारे में एक बाप होने के नाते जो फैसला किया था वो गलत साबित हुआ। जितनी बर्बादी मेरी होनी थी अब वो हो चुकी है। अब अपने बारे में फैसला करने का हक जो मुझे कानून ने दिया है,
इस समाज ने दिया है, उस हक का अब मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। किस हक की बात कर रही हो तुम? उस हक की जिसके जरिए तुम इस समाज और खानदान के मुंह पर कालिख पोत कर आई हो। तुम्हारे ये हक इस समाज को, इसके कानून को, इसकी परंपराओं को, इसकी मर्यादा को नहीं बदल सकते। जिसने हमें समाज में सर उठाकर जीने का अधिकार दिया है, तुम इसकी मर्यादा को नहीं तोड़ सकती। किस समाज की बात कर रहे हैं आप? उस समाज की जो इंसान से जीने का हक छीन लेता है, एक पत्नी को पति का गुलाम बना देता है, एक मां से उसका बच्चा छीन लेता है, उस समाज की बात कर रहे हैं आप? वो फरसुदा समाज तो कब का मर चुका है डैडी। अब तो बस उसकी एक सड़ी हुई बदबूदार लाश बाकी है। जला दीजिए उस लाश को, वरना उसकी बदबू से सारी दुनिया दूषित हो जाएगी। डैडी, जमाना बदल रहा है और आप इस बदलते हुए जमाने की आवाज को सुनिए। अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने आप को बदल पाएंगे, उतना आपके हक में अच्छा होगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिस दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, उस दिन तुम्हारे सर पर ये जो बगावत का भूत सवार है ना, सब उतर जाएगा। जिस दिन सर पे छत नहीं रहेगी और रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाओगी। नहीं डरे, दीदी के सर पर छत भी होगी और इन्हें 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। तुम कहां से लाओगे दीदी के लिए छत और कहां से करोगे 2 रोटी का इंतजाम? जिसका अपना ही कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कहां से लाएगा ये सब? डैडी, ये आपकी गलतफहमी है। घर मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूं, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता हूं। दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके शहर में 2 घर हैं, एक ठाकुर भूपेंद्र सिंह का और दूसरा तुम्हारे भाई विक्रांत का। मैं हूं तो आपका छोटा भाई, मगर आपका बड़ा भाई बनकर आपकी जिम्मेदारी निभाऊंगा। चलिए मेरे साथ। विक्रांत, शायद तुम नहीं जानते, इस घर में, इस छत के नीचे हमारे सामने खड़े होकर, हमारे बेटे होकर, हमारा खून होकर जिस तरह से तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो, इसका अंजाम क्या होगा? कान खोलकर सुन लीजिए आप। बाज आइए अपने पुराने हथकंडों से, बाज आइए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, वरना ये शहर बाप और बेटे के रिश्ते का ऐसा रूप देखेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। चलो दीदी। मैंने सुना था कि क्रांति अन्याय की कोख से जन्म लेती है, और आज मेरी आंखें देख रही हैं, क्रांति जन्म ले चुकी है। आओ दीदी, अंदर आओ। यह है तुम्हारे भाई का घर। क्या देख रहे हो दीदी? विक्रांत, मैं देख रही हूं कि ये घर नहीं, एक शांति स्थल है मेरे लिए। यहाँ मेरे आने जाने पर, उठने बैठने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं जब चाहे, जहां चाहे आ जा सकूंगी। मेरे मिलने वालों पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन विक्रांत, तुमने ये सब किया कैसे? दीदी, वो कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। अब तो ये घर भी है मेरे पास, नौकरी भी मिल गई है मुझे, और मैं तुम्हें खुशी की खबर दे रहा हूं कि मैं फिर से कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं। विक्रांत, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अभी तेरी उम्र ही क्या है, और तूने इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कर दिखाया है जो किसी की भी सोच के बाहर है। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि ठाकुर भूपेंद्र सिंह का बेटा होकर तेरे ख्यालात कितने अलग हैं उनसे। दीदी, हो सकता है कि डैडी की सोच में हमारी भलाई का जज्बा छुपा हो, मगर जिस तरह वो हमारी भलाई सोचते हैं,
उसमें नुकसान तो हम लोगों का ही है ना। दीदी, आपने ऐसा कोई बाप देखा है कभी जो अपने ही बेटे की मोहब्बत का दुश्मन हो? मैंने वो घर इसलिए छोड़ा क्योंकि उस घर में पिंकी के कत्ल की साजिश कर रही थी। दीदी, तुम तो जानती हो कि मैं टेनिस का नेशनल चैंपियन हूं और यही एक वजह है जो ये सब कुछ मुझे मिला। विक्रांत, तूने बहुत अच्छा किया जो तू उस नर्क से मुझे यहाँ ले आया, वरना वहां तो मेरा दम घुट जाता। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस शहर में तुम्हारे 2 घर हैं, अब तुम इस घर में आराम से रहो। लेकिन विक्रांत, इतना आसान नहीं है ये जितना कि हम सोच रहे हैं। हम लोग बहुत ही अजीब सी किस्मत लेकर पैदा हुए हैं। अब देखो ना, मेरी शादी तो हुई मगर ससुराल में मुझे सुख नहीं मिला। मेरा सुहाग ही मेरा दुश्मन बन गया। क्या मैं नहीं जानता? विनोद ठाकुर ने जो तुम्हारे साथ किया वो हरगिज तुम्हारा पति कहलाने लायक नहीं है। उसने जो तुम्हारी हालत की वो भी तो देखी है मैंने। तुम्हें अपाहिज देखकर मैं खून के आंसू रो रहा था। फिर मैंने देखा कि तुम्हारी जिंदगी में एक रिश्ता आया। हाँ दीदी, वो करण थे जिन्होंने तुम्हारी अपाहिज और मायूस जिंदगी में रोशनी फैला दी। जिस तरह उन्होंने तुम्हारा इलाज किया, कैसे भूल सकता हूं मैं? दीदी, करण के लिए जो तुमने फैसला किया है, उस फैसले से मैं बहुत खुश हूं। हाँ दीदी, अब तुम अपने आप को अकेली मत समझना, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। विक्रांत, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी कुसुम के साथ हूँ। अरे प्रगति, तुम? हाँ, मैं। विक्रांत, नया घर मुबारक हो। थैंक यू। विक्रांत, तुमने ये जो कदम उठाया है उसके लिए तुम वाकई मुबारकबाद के हकदार हो। अपनी पहचान खुद बनाना, अपनी जिंदगी खुद बनाना, ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास एक नहीं 2 जिम्मेदारियां हैं। कुसुम को तुम्हारे सहारे की जरूरत है ये तो मेरा फर्ज है। और मुझे यकीन है कि अपना फर्ज निभाने में जो मुसीबतें सामने आएंगी, जो तकलीफें सामने आएंगी, उनसे तुम डरोगे नहीं बल्कि डट के मुकाबला करोगे। प्रगति जी, मैं कोशिश करूंगा। और हाँ कुसुम, तुमने जो काम अधूरा छोड़ दिया है उसे तुम्हें पूरा करना होगा। किस काम की बात कर रही हो तुम? कुसुम, तुमने जो फैसला किया था कि तुम विनोद ठाकुर के साथ जिंदगी नहीं निभाओगी। हाँ, अब विनोद ठाकुर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कुसुम, सिर्फ तुम्हारे कहने से संबंध टूट नहीं जाएंगे। वो संबंध का दावा जरूर कर सकता है। मैं नहीं मानूंगी उसकी बात को। कुसुम, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कानून तो उसकी बात मानेगा। हाँ कुसुम, उससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना ही होगा। अदालत तुम्हें उससे छुटकारा ही नहीं दिलाएगी बल्कि तुम्हारा हक भी तुम्हें दिलाएगी। अगर मुझे सिवाय छुटकारे के उससे और कुछ नहीं चाहिए। कुसुम, तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचाने वाला वही है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला वही है। तुम इस बर्बादी का हर्जाना वसूल कर सकती हो। हाँ कुसुम, उसके जायदाद में तुम्हारा भी हक है। मगर मुझे उसकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे बच्चे को। मेरा बच्चा? क्या करण का बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है?
कुसुम, तुम ये कैसे भूल सकती हो कि जिस तरह से विनोद ठाकुर की वजह से तुमने अपने बच्चे को गवाया, ठीक उसी तरह करण के बेटे ने अपनी मां को गवाया। विनोद ठाकुर ही अमिता का कातिल है। उसने अमिता की जिंदगी बर्बाद की है। अब उसका बच्चा तुम्हारा बच्चा है। लड़ाई लड़ना नहीं चाहोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें ये लड़ाई लड़नी ही होगी। और जब ये लड़ाई तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो ही गई है, तो पहला वार तुम क्यों नहीं करती? क्योंकि इस लड़ाई का उसूल ये है कि जो पहला वार करेगा, जीत उसी की होगी। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ चलकर वकील साहब से मिलना होगा। प्रकृति, देखो, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे और करण के लिए ना सही, लेकिन बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गुड। वकील साहब से मैंने बात कर ली है तुम्हारे बारे में। विक्रांत, अब हम चलते हैं। एक बार फिर मुबारक हो, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम अपने हर मकसद में कामयाब रहो। थैंक यू। अरे प्रगति बेटी, हेलो अंकल। आओ बेटी आओ। अंकल, ये कुसुम है। नमस्ते। खुश रहिए, आओ। बैठ। कुसुम बेटे, प्रगति ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। हमारा सबसे पहला काम होगा विनोद ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। अगर एक बार तुम अदालत को विश्वास दिलाओ और विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाओ, तो फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, वो सब कुछ जो तुम चाहती हो और जो तुम्हारा हक भी है। बस शर्त एक ही है कि विनोद ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना। अंकल, विनोद ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंने एक आदमी को लगाया है। शायद आप उसे जानते भी हैं। संजय नाम है उसका। हाँ, मैं तो उसे जानता हूँ। मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है, वो बस आता ही होगा। अच्छा, मैं आ गया प्रगति जी। आओ आओ बेटे, आओ आओ बेटे। नमस्ते। नमस्ते। प्रगति, हमें इस बात का पक्का सबूत चाहिए कि विनोद ठाकुर के किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। अंकल, ये तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि उसके नाजायज संबंध अपनी सेक्रेटरी से है। कुसुम बेटे, इन संबंधों को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये संबंध जो हैं, ये बंद कमरे वाले संबंध होते हैं। अब सेक्रेटरी का उसके साथ रहना कानून की नजर में कोई जुर्म तो है नहीं, और फिर ऑफिस के अंदर बाहर उसके साथ रहना भी, उसके कई वजूहात हो सकते हैं, कई बहाने हो सकते हैं। उसकी फिक्र अब मत कीजिए अंकल, उसका इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम हो जाएगा? वो कैसे? सर, एक दिन ठाकुर भूपेंद्र सिंह के कहने पर मैंने विनोद ठाकुर का पीछा किया था। उस दौरान मैंने एक फांदेबाज को विनोद ठाकुर को ब्लैकमेल करते हुए देखा। मुझे मालूम है कि वो आदमी विनोद ठाकुर को दोनों हाथों से लूट रहा है। अभी तक मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मैं ये पता करने की कोशिश करूंगा कि उसके पास विनोद ठाकुर की ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसे वो डरता है। ठीक है बेटे, एक बात है कि जितनी जल्दी ये सबूत इकट्ठे हो जाएं, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उस आदमी ने अपना पुराना पता बदल दिया है, लेकिन मैं जल्दी उसका नया पता तलाश कर लूंगा और उसके साथ साथ वो सारी बातें और वो सारे सबूत भी ले आऊंगा जिनकी आपको जरूरत है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं चलूं? थैंक यू संजय। ओके। ओके, गुड लक।
प्रगति बेटे, एक बात तो माननी पड़ेगी, जुल्म की नाव बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। कुदरत जालिम से ऐसा बदला लेती है, ऐसा इंतकाम लेती है कि जुल्म करने वाले को यह पता ही नहीं चलता कि उसकी नाव में छेद हो गया है। अंकल, आज मुझे एक बात का एहसास हो रहा है कि विनोद ठाकुर ने न जाने कितनी औरतों के साथ जुल्म किए होंगे, मगर आज तक उसे कभी इसकी सजा नहीं मिली। उसकी हिम्मत बढ़ती रही और आज भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज भी उसकी लिस्ट में कोई ना कोई मासूम औरत जरूर होगी जिसका अंजाम भी यही होगा। नहीं कुसुम, तुम उसकी आखिरी शिकार थी। इसके बाद वो किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा। मैं उसे करने नहीं दूंगी। कुसुम, एक बार कानूनी तौर पर तुम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा ना, उस दिन से वो मेरे इंतकाम के जद में होगा और मेरे इंतकाम से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम ठीक रहती हो बेटी। किसी ने सच ही कहा है कि औरत जब तक चुप रहती है तब तक वो एक झील के समान होती है, शांत, और जब उसकी खामोशी टूटती है तो वो एक बाढ़ का रूप धारण करती है। फिर तबाही का कोई किनारा नहीं रहता, कोई किनारा नहीं रहता। मुझे लगता है कि विनोद ठाकुर ने जो मनाली को मकान दिलाने का वादा किया था, अगर उसके बजाय क्यों ना हम उससे कैश मांग ले। कैसी बात करती हो तुम भी? अरे घर ले या कैश ले, बात तो एक ही है ना। बड़े 30 मारखा बने फिरते हैं, इतना भी नहीं समझते। अगर उसने मकान दिया तो उस घर को बेचने के 50 झंझट, और फिर घर का क्या है, बिका बिका नहीं बिका, और इस ईंट पत्थरों की दीवारों को हमें क्या चाटना है क्या? मेरी मानो तो कैश ले लो, कैश। कैश पास में हो तो संसार के सारे सुख हमें मिल सकते हैं, और फिर हमें इस शहर में रहना थोड़ी है। जितनी जल्दी हो सके हम इस शहर को छोड़ के राम राम कर देंगे। बात तो तुम ठीक कहती हो, मगर कोई भी फैसला करने से पहले कम से कम मनाली से तो एक बार पूछ लेना चाहिए ना। अच्छा, तो यहाँ ये सब चल रहा था? तुम कौन हो और बिना इजाजत के घर के अंदर कैसे आ गए? बिना इजाजत? अरे आंटी, अगर मैं चाहूं तो जिस तरह यहाँ पर आया हूँ उसी तरह आप लोगों को उस बड़े घर की हवा खिलवा सकता हूँ। बड़े घर की हवा? नहीं नहीं बेटा, हमें ना तो बड़ा घर चाहिए और ना छोटा घर चाहिए। हम तो ये शहर ही छोड़कर जा रहे हैं। आप मेरी बात नहीं समझे। बड़े घर से मेरा मतलब है हवालात। क्या? हमने ऐसा क्या किया जो तुम हमें जेल की हवा खिलाओगे? मैं आपसे नहीं, इनसे पूछता हूँ। क्यों मिस्टर नटवर लाल? अरे, ये नाम सुनकर तो आप चौंक गए। आपको चौंकना नहीं चाहिए, आपके तो बहुत सारे नाम हैं। मिस्टर संतोष कुमार उर्फ बन्ने खां भोपाली उर्फ जॉन सूजा। अब ये बताइए, आगे किस नाम से धंधा कर रहे हैं आप? कब से बकबक करे जा रहा है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मैं क्या बोलूं, इसे देखते ही तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। अब तुम भी क्या है, सुबह से बकर 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 किए जा रही हो। तुम 2 मिनट अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? तुम जानती नहीं ये कौन खड़ा हुआ है। ये देखने में दरअसल जितना छोटा है ना, उतना ही खोटा है। आधा जमीन के नीचे है तो आधा जमीन के ऊपर। मगर ये है कौन? बताता हूं भाई, बताता हूं। इसका बाप था, जिसे देखते ही मेरी घिग्गी बन जाया करती थी। ये उसी का बेटा है। तुम्हारे बाप से मेरी बड़ी खुटा करती थी बेटे। हाँ, आपकी असलियत अगर मैं विनोद ठाकुर को बता दूं तो मेरे साथ भी आपकी अच्छी घुटने लगेगी। क्यों? अरे बेटे, तुम तो खामखा नाराज हो जाते हो। अब क्या है कि मेरी तो मिल बांटकर खाने की आदत है, हैं? एक बात तो बताओ, तुम्हें मेरा पता किसने बताया? अंकल, लगता है आपके ये बाल धूप में ही सफेद हुए हैं। मैं एक डिटेक्टिव हूँ
मैं 100 साल पुराने मुर्दों का भी पता लगा लेता हूँ, आप घर की बात कर रहे हैं? अरे बेटा, सब समझ गया, मैं सब समझ गया। एक काम कर, आ बैठ, आ यहाँ। आज जरा धंधे की बात कर ले, बैठ। देख भाई, तुझे तेरा 2% के हिसाब से कमीशन मिलता रहेगा, ठीक है ना? मतलब आपने मुझे कमीशन एजेंट समझा हुआ है, दलाल? अरे बेटे, तुम तो हमेशा गलत नजरिए से सोचते हो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें तुम्हारी हिस्सेदारी मिलती रहेगी और हमें अपना काम करते रहने दो भाई। देखिए, मैं इस वक्त किसी और काम से आया हूँ। मतलब? अरे तुम यहाँ पर? अंकल, अंकल ये तो विनोद ठाकुर का बॉडीगार्ड है। शांत बेटे, शांत, एकदम शांत। आओ बैठो। इस समय समस्या बड़ी गंभीर है बेटे, और मैंने तो इनका परिचय भी नहीं दिया था। ये अपनी ही बिरादरी का है। हाँ। मतलब? अरे बेटे, मतलब ये है कि वो विनोद ठाकुर वाली डील है ना, उसमें इन्हें हिस्सा चाहिए। हिस्सा दूंगा बेटे, 5% तक दूंगा, मगर इससे ज्यादा अगर एक पैसा भी मांगा ना तो मैं देने वाला नहीं हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी आमदनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ नहीं। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वो हथियार चाहिए जिसे दिखाकर तुम विनोद ठाकुर को लूटते हो। वाह बेटे वाह, तुमने इस अंकल को इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या कि मैं तुम्हारे हवाले अपने हथियार कर दूं? फिर मेरा क्या होगा? हैं? मंदिर में बैठ करके शंख बजाऊं या फुटपाथ पे ढपली बजाता रहूं? दे दे राम, दिला दे राम करूं? देखो, मुझे विनोद ठाकुर से कोई हमदर्दी नहीं है। इस तरह के लोग अगर तुम्हारे हाथों लुटते हैं तो लुटते रहें। तुम्हारे जो घर वाला चक्कर है वो भी चला लो, तुम्हें जितना पैसा उससे वसूल करना है वसूल कर लो, लेकिन विनोद ठाकुर की कमजोरी मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें 15 दिन का वक्त देता हूँ। अगर मेरे साथ कोई होशियारी की तो विनोद ठाकुर को लेकर जो तुम्हारी फांदेबाजी है और तुम्हारी आमदनी, इन सबसे हाथ धो बैठो, समझे? अंकल, इसे कहते हैं चोर पे मोर। मिलो कॉफी। कॉफी, थैंक यू। क्या बात है प्रगति, आज इतनी देर ऑफिस में? कुछ काम भी नहीं कर रही और ना ही कोई मिलने आने वाला है तुमसे, तो फिर क्या वजह है इतनी देर ऑफिस में रुकने की? तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। वो क्यों नहीं होगी प्रगति, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो नई जिंदगी मिली है मुझे। फरीदा, मैं तो सोचती थी कि तुम इस जिंदगी से खुश हो, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी की रेखा क्यों देख रही हूं मैं? इस उदासी की वजह मैं जान सकती? प्रगति, बड़ी मुद्दत के बाद एक घर नाम की चीज मिली थी मुझे। इस घर में भैया, भाभी, सबा और सैफ, इन सब के रहते हुए मैं अपनी पुरानी जिंदगी पूरी भूल चुकी थी। हालात कुछ ऐसे बदले कि गम के साए हट गए मेरी जिंदगी से। मुझे इतनी खुशी पहले कभी नहीं मिली थी। और सबा, वो तो मेरी जान बन गई थी। वो दिन रात मेरे साथ रहती। जब से वो गई है तब से एक सूनापन सा लगता है घर में। बस यही वजह है मेरी उदासी की। फरीदा, हम इतने दिन एक साथ रहे हैं, लेकिन मुझे कभी कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिससे मैं तुम्हारी जिंदगी में झांक कर देख सकूं। मेरी जिंदगी तो तुम्हारे सामने एक खुली किताब की तरह है, लेकिन मैंने तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ वही पन्ने पढ़े हैं जो नम्रता के आश्रम से शुरू होते हैं।
लेकिन इससे पहले भी तुम्हारी कोई जिंदगी थी क्या? क्या सबा के जाने के बाद उस पुरानी जिंदगी की याद ने तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी की लकीरें खींची हैं? फरीदा, नम्रता के यहाँ आने से पहले तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या हुआ? नहीं प्रगति, अब उस पुरानी जिंदगी को मत छेड़ो। मैं उन पुरानी यादों को भूल चुकी हूं। अगर अब उन गमों की याद फिर से आ गई तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फरीदा, शायद वही यादें दीमक बनकर तुम्हें चाट रही हैं। उन यादों को, उन लम्हात को अपने अंदर से निकाल दो। अब ऐसी कोई याद बाकी नहीं रह गई है इस दिल में। ऐसे कैसे हो सकता है? हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसी उम्र आती है जब कोई सपना बनकर आता है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन चुराने। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आया? नहीं प्रगति, मैं अपना माजी सामने नहीं लाना चाहती। मैं अपनी पुरानी यादों को नहीं दोहराना चाहती, क्योंकि उन यादों को याद करके सिवाय दुख और आंसुओं के मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। प्रगति, मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैं रोना नहीं चाहती। मैं रोना नहीं चाहती।